हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो डेमो क्लास है वो हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में पूरे डिटेल में। ठीक है, पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे क्या है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन समझना चाहते हैं तो पहले आप ये समझिए कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो वर्ड है, ठीक है, उसमें जो आपका एक्सटेंशन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। यानी कि आपको पढ़ना है कि एक्सटेंशन का जो आपका मीनिंग है उसका तात्पर्य क्या बनता है। ठीक है, तो पहले तो देखिए कि जो आपका जो एक्सटेंशन की जो मीनिंग है, ठीक है, वो जो उसकी मीनिंग ये होती है। देखिए, एक्सटेंशन का एक सिंपल सा अर्थ समझो, या तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ। जब भी आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी स्प्रेड आउट करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं फॉर बेनिफिट या किसी के बेनिफिट के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रचार या प्रसार कर रहे होते हैं तो उसको आप एक्सटेंशन कहते हैं। और इसीलिए जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो आप उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या हम पढ़ते हैं, उस विषय का नाम क्या हम पढ़ते हैं, द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कृषि प्रसार। ठीक है, यानी कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी स्कीम को या किसी भी थॉट को अगर आप स्प्रेड आउट करते ताकि लोग उससे अवेयर हो सकें, तो ये चीज़ आप कहाँ सीखते हैं, एक्सटेंशन के अंदर। ये जो प्रोसेस होती है वो एक्सटेंशन की होती है। ठीक है, अब जरा जान लीजिए कि जो आपका एक्सटेंशन वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ था। तो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो लैटिन रूट्स यानी कि लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, जिसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। EX इसका मतलब होता है आउट एंड टेंशियो, टेंशियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। होल्ड टुगेदर एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग आउट, यानी किसी भी चीज का खिंचाव। ठीक है, आप क्या कितना आप उसको जो है एक जो पर्टिकुलर जगह से आप जो है रिक्वायर्ड यानी कि जिस जगह पे वो अवेलेबल नहीं है वहां तक उस चीज को पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी एजुकेशन, जैसे आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, लाइक यू हैव टेकन एनी एजुकेशन, अगर आप उसको कहीं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो क्या आपकी एजुकेशन फ्रूटफुल है? नो, इट्स नॉट फ्रूटफुल। आपकी एजुकेशन तब फ्रूटफुल है जब आप उस एजुकेशन का किसी सर्विस में या किसी की वेलबिंग में उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, एजुकेशन इज जस्ट नॉट अ डिग्री पेपर। ठीक है, आपका जो एजुकेशन है वो आप कैसे सही जगह पे इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज होती है आपकी स्ट्रेचिंग आउट। यानी कि आपने अपना जो एजुकेशन आपने पढ़ा, ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कैसे आपको एटमॉस्फेयर के साथ सिंक करके अपना जो एजुकेशन है उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Stretching out is the meaning of extension. The word extension came to be used originally in USA during 1914, which means a branch of university for students who cannot attend the university proper. ठीक है, इसका मतलब यह कि जो आपका एक्सटेंशन वर्ड है ना वो पहले आपका यूएसए में यूज किया गया था। ठीक है, यूएसए में जनरली ये 1914 में यूज किया गया था उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ सीखना तो चाहते थे बट प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मल ग्राउंड है उसमें वो अपीयर नहीं हो पाते। ठीक है, तो उनके लिए यूज किया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स द वर्ड एक्सटेंशन सिग्निफाइज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ओके, तो जो आपका एक्सटेंशन है वो आउट ऑफ स्कूल लर्निंग है। ठीक है, यानी कि वो आपको स्कूल के बाहर भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है एजुकेशन या कुछ सीखना, जो आप कुछ सीखना चाहते हैं उसको जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटेंशन तो समझ में आ गया। अब एजुकेशन क्या है? जो आपका एजुकेशन है इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि जो आप कोई भी किसी भी चीज का प्रसार आप तभी कर सकते हैं ना जब उस चीज का आपको ज्ञान हो। ठीक है, तो उस चीज का अगर आपको ज्ञान है तो जो नॉलेज है, जो आपका नॉलेज है, जो एजुकेशन है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है जब आप किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं या किसी चीज को फैला रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स either in all
वन और मोर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब जरा ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है, ठीक है। तो जो आपका एजुकेशन होता है, देखिए दो तरह की आप दो तरह की ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, या तो आप एजुकेटेड हो सकते हैं या तो आप लिटरेट हो सकते हैं, ठीक है। जो लिटरेट वो होता है ना, इसको पढ़ना लिखना तो आता है बट उसके स्किल्स में वो किसी कहीं झलक नहीं रही होती, ठीक है। अगर आपके बिहेवियर में, आपके स्किल्स में, आपके नॉलेज का कोई भी जो वजूद दिखाई नहीं देगा तो क्या आप एजुकेटेड कहलाएंगे? नहीं, आप सिर्फ साक्षर हैं, आप एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन जो होता है वो डिजायरेबल चेंज लाता है आपकी नॉलेज में, आपके एटीट्यूड में, आपके स्किल्स में, ठीक है। आपकी जो नॉलेज है उसमें आप कैसे एक डिजायरेबल चेंज का मतलब है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और आपके सराउंडिंग के लिए भी बेनिफिशियल हो, आपके एटीट्यूड में डिफरेंस और आपके स्किल्स में। यानी कि अगर आपको पता है कि लाइक इफ यू आर एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट देन योर स्किल्स इज व्हाट, दैट यू नो द बेस्ट वे टू कल्टिवेट अ क्रॉप। तो वो चीज आपके जो है आपका एक स्किल है, तो वो चीज आपको दिखनी चाहिए, यानी आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में वो चीज दिखना चाहिए। अगर आप फार्म पे पहुंचते हैं तो ऐसा ना हो कि वो किसान आपसे ज्यादा जानता हो, आप उस किसान को कुछ सिखा सके, ऐसा आपको स्किल डेवलप करना होगा। ये आपके एजुकेशन के अंदर आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। टाइप ऑफ एजुकेशन कैसे डील होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका एजुकेशन के टाइप्स, वो तीन तरह के आपको एजुकेशन जो है आपको देखने को मिलता है। जनरली आपको लगता है एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन, बट नहीं, जो एजुकेशन है वो आपके तीन कैटेगरी में फॉल करता है, ओके। सो पहला जो आपकी कैटेगरी है वो क्या है, जो आपकी पहली कैटेगरी है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, इट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच एवरी पर्सन एक्वायर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड insight from daily experience and exposure to the environment at home, at work, at play, etc. Okay? तो देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन क्या हो रहा है, इनफॉर्मल एजुकेशन वो ज्ञान है, यानी कि वो लर्निंग है जो आप आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि आपको कहीं फॉर्मल जगह पे जाने के लिए आप डेली उसको सीख रहे हैं। अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को वो क्रॉलिंग सीख रहा है, आगे चल के वो बोलना सीख पा रहा है, लोगों को पहचान रहा है, ठीक है, खेलने में उसकी एक्टिविटी है, यानी वो कुछ खेलने में सीख पा, तो ये आप अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास जितनी चीजें अकर कर रही है, अगर आप उससे कुछ सीखते हैं, जो आपके बिहेवियर है, ठीक है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस फैमिली में आप ग्रो हुए हैं, ठीक है, वो आपको किसी तरह का कुछ सिखाते हैं, ठीक है, किसी तरह की आपके एटिकेट्स कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आपके संस्कार कैसे हैं और आप किस तरह से लोगों से पेश आते हैं, ये सारी चीजें। आपकी रुचि किसमें है, हो सकता है कि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, हो सकता है आप आर्टिस्ट होना चाहते हो सकता है आपको सिंगिंग में। तो ये सारे स्किल्स जो आप जनरली आउट ऑफ द स्कूल, यानी अपने एनवायरमेंट, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार जो एक्वायर करते हैं, वो सारी आपके अंदर वो जो होता है, वो एजुकेशन जो होता है वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, ओके। नाउ द सेकेंड इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ये तो लग रहा होगा कि मैम इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल तो सेम ही चीज है, नहीं, सेम चीजें नहीं है, ठीक है। जरा ये समझिए, इसका डेफिनेशन पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब आप एक्सटेंशन पढ़ने उतरे तो इसके बीच का अंतर आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटी carried on outside of the framework of formal system to provide selected type of learning to particular subgroup in the population, including adults and children. Example: adult education, vocational education, functional literacy, continuing education, extension education, etc. Okay? तो जरा अब ये समझ लीजिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो जो देखिए आप जब आप अपने एटमॉस्फेयर से सीख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो सिस्टमिक हो, ठीक है, और वो पॉजिटिव ही हो सकता है कि आप कुछ गलत चीजें भी सीख सकते हैं, आप अपने पीयर से इन्फ्लुएंस होकर कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, किसी गलत ट्रैक पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, वो आपके इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगा। लेकिन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो क्या होता है, वो जो होता है कि वो आपके किसी फॉर्मल, जैसे कोई एक आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कैरी नहीं किया जाता है, आउट ऑफ दैट फॉर्मल स्कूल जब आप किसी एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को कोई एक पर्टिकुलर चीज बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सिखा रहे होते हैं, तो वो होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और उस नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है आपका एडल्ट एजुकेशन,
वोकेशनल एजुकेशन, फंक्शनल लिटरेसी, एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारा आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। अब जरा मैं बताती हूँ आपको कि एडल्ट एजुकेशन की यहाँ पे जो बात करी गई है, जब ये देखिए कि आपके जो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समय पे पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्हें जो ज्ञान की अभी आवश्यकता है, ठीक है। जैसे अगर आप बेसिक बात करते हैं फार्मर्स की, ठीक है, फार्मर्स हमारे उस अभी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हमारे लिटरेट नहीं है, ठीक है। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो बहुत लिटरेट नहीं, कॉलेज नहीं जा पाए, स्कूल नहीं जा पाए, तो वो अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस पे रुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपना लाइफस्टाइल है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। तो अब उन्हें हमें कुछ सिखाना है, ठीक है, उन्हें हमें कुछ सिखाना है एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो ठीक है। तो जो आपके एक्सटेंशन एजेंट्स होते हैं या कोई एनजीओज होते हैं, ठीक है, आपके जो सोशल वर्कर्स होते हैं, वो उनके पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं और कैसे उन्हें ये चीजों से वो शिफ्ट हो सकते हैं, उन्हें सिखाना, ठीक है। उनको किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है, एडमिशन नहीं कराना है, फीस नहीं पे करनी है, ये सारा करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो नेटिव प्लेस है, उस नेटिव प्लेस पे जाके जब आप उनको कोई ऐसी चीज सिखाते हैं जिससे उनके जो स्किल्स है या उनके जो एटीट्यूड है उसके अंदर कोई परिवर्तन आता है, तो वो आपका हो जाता है भैया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्या है, लास्ट टाइप क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है आपका, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? It is a highly institutionalized, chronologically graded and hierarchically structured education starting from primary and reaching up to university education, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बात क्या करी गई है कि ये देखिए जो आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये फॉर्मल एजुकेशन जो होता है ना, वो क्रोनोलॉजिकल, यानी कि जब आप छोटे थे, ठीक है, आप 5 इयर्स के होते हैं तो आपको नर्सरी प्री प्राइमरी में डाला जाता है, ठीक है, प्ले स्कूल में डाला जाता है, फिर आप थोड़े और ग्रो होते हैं, देन यू स्विच टू प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन सीनियर सेकेंडरी, देन यू स्विच टू कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, है ना। तो ये जो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आप एजुकेशन लेते हैं, जो आपका फॉर्मल एजुकेशन जो आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, जो आपको एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो जो होता है, वो एजुकेशन जो होता है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है। जो आप स्कूल्स, कॉलेजेस या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के मेंबर होकर जो आप उसको जो एजुकेशन जो लेते हैं उसको आप क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम कानून है, ठीक है, इसमें आपको एक रूल है, आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना है, आपकी एक प्रॉपर टाइमिंग है, ठीक है, आपको एक प्रॉपर सिलेबस दिया गया है, तो पूरे एक होता है ना, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका है आपका, उसी हिसाब से आपको वो काम जो है वो करना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन वो किस टाइप का एजुकेशन हुआ, तो वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा, ठीक है। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये कैसे है, एक्सटेंशन जो है वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसे है कि जब आपका कोई एक एजुकेटेड इंसान उस वर्क स्पेस में या किसी पर्टिकुलर वर्क स्पेस में उतरता है और वहां पे वो कुछ चेंजेस या कुछ सिखाने की कोशिश करता है, तो वो आपका हो जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। So extension is usually referring to non-formal education and typically occurs after someone has entered the workforce or in service. Okay? तो जब भी कोई भी ऐसा एजुकेटेड और जिसके पास उतनी कैपेबिलिटी है जो आपके लिए एक जो पॉजिटिव डिजायरेबल चेंज ला सकता है, जब वो किसी वर्क प्लेस में आता है और एक पर्टिकुलर सब ग्रुप को सिखाता है कोई चीज, तो वो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक। नेक्स्ट विल टॉक सम डेफिनेशन रिलेटेड टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से रिलेटेड आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में अभी यहाँ पे बात करी जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ अप्लाइड सोशल साइंस कंसिस्टिंग ऑफ relevant content derived from physical, biological and social science and in its own process synthesized into a body of knowledge, concepts, principles and procedures oriented to provide non-credit out of school education largely for adults, and this definition was given by Paul Ligon. Okay, तो ये जो definition है, ये particular definition आपको पॉल लीगन्स ने दी थी 1971 में। तो यहाँ ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ ये कह रहा है कि ये एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ना वो आपका एक अप्लाइड सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है जिसके अंदर आपका जो कंटेंट है
ठीक है, उसमें आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल साइंस, ठीक है, ये सारे चीजें आपको जो है एक ही बॉडी में आप जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। जब भी आप किसी भी पर्सन को कोई एक चीज सिखा रहे होते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज पर्टिकुलरली कोई एक सोशल इशू ही होगा, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल इशू। अगर आप किसी भी कम्युनिटी को एक बीमारी के तरफ या बीमारी के खिलाफ आप उसको बता रहे कि उनका उससे प्रोटेक्शन कैसे करना है, आपके बॉडी में कोई जो पर्टिकुलर चीज है, आपकी इम्यूनिटी आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें जब आप एक किसी पर्सन के अंदर विथ अ प्रॉपर प्रोसेस, जब आप एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ किसी के अंदर आप ये चीजें इन्वेस्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं आउट ऑफ द स्कूल क्रेडिट्स, यानी कि वहां पे आपको कोई उनको ये टाइम नहीं देना कि 9 बजे से आपकी क्लास लगेगी तो आप 9 बजे बिल्कुल आ जाइए शार्प, ऐसा नहीं है। उनके कंफर्टेबल टाइम पे उनको एक उनके नेटिव जगह पे गैदर करें और फिर वहां पे जाके उनको अवेयर किया जाए या उन्हें बताया जाए कि उनको कैसे अपने अंदर एक पर्टिकुलर चेंज लाना है जिससे वो अपने लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसका ये जो डेफिनेशन था ये पॉल लीगन ने दिया था, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि अब जो होता है एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है, ठीक है। ये तो एजुकेशन की बात हो गई। refers to a program for agricultural development and rural welfare which usually employs the extension process as a mean of program implementation, ठीक है। तो जो आपकी एक्सटेंशन सर्विसेज है वो कैसे कैसे हो सकती है, सिर्फ आपको जाके वहां पे बता देना यही सिर्फ आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। एक्सटेंशन सर्विसेज में क्या होता है, वहां पे आपके जो भी आपके एक्सटेंशन एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उस प्रोग्राम के अंदर वो उन फार्मर्स को करना सिखाते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आप अगर किसी को, अगर मैंने आपको एक बात बता दी, ठीक है, अगर फॉर्मली मैंने आपको ये बता दिया क्या इसका डेफिनेशन ये है, अब मैंने इस डेफिनेशन को रीड कर दिया होता और मैं आगे बढ़ गई होती, तो क्या आपको इंटरेस्ट आता? आपको लगता कह रहे ये तो मैं ऐसे भी पढ़ लेता, या आपको ऐसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन उस चीज को आपके रियल लाइफ में जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको अपने रियल लाइफ में इन्वेस्ट करके, रियल लाइफ एग्जांपल्स देके आप जब किसी चीज को समझाते हैं तब वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो जो आपकी एक्सटेंशन सर्विसेज होती है वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है ये देखते हुए कि उसमें जो आपके सब ग्रुप्स है, चाहे वो आपके फार्मर्स हो गए या आपके वर्किंग वुमेन्स हो गई, ठीक है, या आपके जो चिल्ड्रंस हो गए, वो कोई भी सब ग्रुप हो सकता है। सब ग्रुप is in various where there are various type of subgroups. It is not particularly oriented to farmers. In agriculture services there are various subgroups, okay, क्योंकि जो आपके एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर नहीं है, आपके बहुत सारे सोशल वेलफेयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो आपको जो एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं वो हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट सब ग्रुप से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक टाइप ऑफ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके थ्रू जो वो अपना एक्सटेंशन का सर्विस है, यानी कि जो आप जो डिजायरेबल चेंज, यानी कि जो आपका बेनिफिट्स है जो उनको प्रोवाइड किया जा सकता है उन आपके सब ग्रुप्स को, उसको देने के लिए वो एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे अगला है एक्सटेंशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंशन प्रोसेस क्या होता है, इट इज द वर्किंग विथ रूरल पीपल थ्रू आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन along those lines of their current interest and need, which are closely related to gaining a livelihood, improving the physical level of living of rural families and fostering the rural community welfare, ठीक है। तो जरा ये देखिए जो आपका एक्सटेंशन का प्रोसेस है, अब जरा ये बताइए मुझे कि अगर आप किसी भी रूरल बैकग्राउंड में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, ठीक है, वहां जाके आप आईटी की बात करें, रोबोटिक्स की बात करने लगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई, हालांकि उनको जानना चाहिए, पर क्या आपको क्या लगता है कि वो इंटरेस्ट शो करेंगे उसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं शो करेंगे, क्योंकि भाई वो उनके डिजायर का नहीं है, उनके नीड का नहीं है और ना ही उन्हें उसको जानने की आवश्यकता है। तो आप जो है आपका जो एक्सटेंशन प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, तो वो आपका एक्सटेंशन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आप जिस सब ग्रुप में जा रहे हैं, जिस रूरल एरिया में जा रहे हैं, उसका जो डिजायर, उसका जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया, यानी कि जो जिस एरिया में उसके इम्प्रूवमेंट करने से उसको कुछ फायदा मिलेगा, उसकी लाइवलीहुड बढ़ेगी, उस टॉपिक पे जाके आप कोई जो है चेंजेस लाना चाहेंगे, उस टॉपिक पे जाके आप काम करेंगे, ठीक है।
कौन सा फील्ड है और उस फील्ड की क्या स्टेटस है और उस स्टेटस में क्या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारा स्टडी करके ही आप एक्सटेंशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। सो हियर आर सम फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है अगर आप एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सटेंशन इज टू वे प्रोसेस बिटवीन फार्मर एंड रिसर्चर्स। ठीक है, ये टू वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है कि रिसर्चर्स ने फलाना चीज बता दी फार्मर्स को, बस काम खत्म। नहीं, रिसर्चर्स रिसर्च करेंगे, फार्मर्स को बताएंगे, फार्मर्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना फीडबैक रिसर्चर्स को देंगे, और फिर उसमें से हम पता करेंगे कि क्या ये सच में बेनिफिशियल था भी या नहीं। ठीक है, हर एक करी हुई गई हुई चीज को पहले आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, और तब जाके आपका जो एक्सटेंशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो ये टू वे प्रोसेस है, यानी जो ये फार्मर से रिसर्चर तक जाता है और रिसर्चर से फार्मर्स तक जाता है। ठीक है, जो आपके फार्मर्स हैं वो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और कहते हैं हमारे भाई क्रॉप में फलाना या कोई पर्टिकुलर डिजीज हो रही है, तो सर बताइए हम इसको कैसे सही करें। अब ये रिसर्चर का काम है कि कैसे वो ऐसी टेक्निक बता दे जो आपके फार्मर्स हैं वो आपके इम्प्लीमेंट कर सके प्रॉपरली और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए फार्मर्स जो है उनकी जो लाइवलीहुड है, यानी कि जो उनका लिविंग स्टार्टा है वो बहुत ही लोअर कंडीशन पे है। ठीक है, क्योंकि वो अपने फार्म पे डिपेंडेंट है, जो कि खुद ही सीजन पे डिपेंडेंट है, तो काफी ज्यादा जो अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो रिसर्चर्स पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये रिसर्चर्स सारा चीज आपका एनालाइज करते हैं और फिर कोई एक चीज आपके फार्मर्स को रेकमेंड करते हैं। फार्मर्स उससे जो होता है कि हाँ ठीक है, उसको लगता है कि हाँ दे आर सेटिस्फाइड व्हाट द रिसर्चर्स हैव टोल्ड मी एंड दे विल इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन देयर फार्म। फिर वो अपने फार्म पे वो चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर अपने रिसर्चर्स को बताते हैं, यस सर ये सारी आपकी जो आपने रिसर्च की थी या आपने जो तरीका बताया था कि हमारे लिए इतना बेनिफिशियल हुआ। और फिर अगर उसमें भी उन्हें कोई दुविधा यानी उसमें भी उन्हें कोई डिफिकल्टी अगर समझ में आएगी तो उस डिफिकल्टी को भी वो रिसर्चर्स को बताएंगे। ओके, next is the first society established for spread of academic knowledge of agriculture through lectures and publication in Scotland in 1728। तो जो आपका पहला जो आपका सोसाइटी जो डेवलप हुई थी जिसमें आपको जो एकेडमिक नॉलेज है वो दिया जा रहा था एग्रीकल्चर के बारे में, तो सबसे पहले वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? वो आपका स्कॉटलैंड में स्टार्ट हुआ था 1728 में। The term extension was originated in England in 1866। जो आपका एक्सटेंशन जो टर्म है वो सबसे पहले आपका इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। The practical step to give lectures to Women's Association and Working Men's Club done by जेम्स स्टीवर्ट। ठीक है, तो जो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप देखिए लेक्चर्स तो आप उसको एज अ हार्ड कॉपी किताबों के थ्रू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उनको किसी वीडियो के थ्रू भी दे सकते हैं, बट जो आपका प्रैक्टिकल है उनको जाके उनको अपने साथ इंटरैक्ट करके जो समझाने का तरीका था वो सबसे पहले आपका वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब में जाके सबसे पहले जेम्स स्टुअर्ट ने जो आपका प्रैक्टिकल स्टेप था, आपका जो प्रैक्टिकली लेक्चर देने का जो स्टेप था वो जेम्स स्टुअर्ट ने लिया था। इसीलिए जेम्स स्टुअर्ट को आप फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन आप किसको कहते हैं? जेम्स स्टुअर्ट को। द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन इज जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है, द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज जेपी लिगेंस। ठीक है, अगर थ्रू वर्ल्ड वाइड आप बात करते हैं कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, तो वो है आपके जेपी लिगेंस। और the father of extension in India, if you talk about it, India, the father of extension, then it is KN Singh। ठीक है, तो KN Singh जो है वो आपके father of extension है इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन एक्सटेंशन एजुकेशन sanctioned on a study on farming system in year 1977। यानी ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट था जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड था और उसका टॉपिक क्या था? अ स्टडी ऑन फार्मिंग सिस्टम। ये किस ईयर में आपका हुआ था? सबसे पहला जो आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था वो आपका 1977 में आपका लॉन्च किया गया। ठीक है, द इंडियन सोसाइटी ऑफ
एक्सटेंशन एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन 22 जून 1964। तो आपका जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो आपका 22 जून 1964 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1971। तो जो आपका डायरेक्टरेट है ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो आपका 1971 में लॉन्च हुआ था। द ICAR डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन इन 1971, ठीक है। तो जो आपके ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंदर जो एक्सटेंशन का एक दूसरा पार्ट होगा, यानी कि आपके एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, पैथोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे डिवीजन है, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो डिपार्टमेंट था वो 1971 के अंदर आपका ICAR के अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। The teaching of extension education at undergraduate level started in the year 1950 at College of Agriculture, कोलकाता यूनिवर्सिटी, ओके। तो जो आपका यूजी कोर्स, ठीक है, यूजी जो आपका कोर्स में आपका जब आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं उसमें आपको एक्सटेंशन पढ़ना चाहिए। ये चीज आपकी 1950 में स्टार्ट करी गई थी, किसमें? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। The first postgraduate teaching was launched in 1955 at बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज इन साबौर, ठीक है। जो आपका बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज है जो साबौर के अंदर है, उसके अंदर आपका PG कोर्स यानी MSc प्रोवाइड करी जा रही थी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट वाज द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इनिशिएटेड एट द कॉलेज ऑफ नागपुर इन 1958। और इसके बाद साबौर के बाद जो आपका नागपुर यूनिवर्सिटी, जो नागपुर के अंदर जो कॉलेज था उसके अंदर आपका PG प्रोग्राम 1958 में स्टार्ट किया गया था, ओके। तो ये सारे जो आपके फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इस जो फैक्ट्स, ये बेसिक फैक्ट्स है, ये आपको उसका बेस, उसकी हिस्ट्री क्लियर करता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, लोग जनरली इसको स्किप ऑफ कर देते हैं और मेन चीज पे स्विच करते हैं। नो बच्चा, मेन स्विच पे आप स्विच करेंगे, लेकिन ये सारे जो फैक्ट्स है ना, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछता है जो आपका मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एरिया होता है। तो किसी भी एरिया को छोड़ना नहीं है, सारे चीजों को डिटेल से धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज को प्रॉपरली समझाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो है आपका वेरियस टाइप ऑफ एक्सटेंशन है, ठीक है, जो आप एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो ठीक है, पहला आप टाइप यहाँ पे ये देखिए कि क्या है, एक्सटेंशन व्हेन एम्स एट एम्पावरिंग और अपलिफ्टिंग द पुअर इज नोन एज। तो वो एक्सटेंशन जो आपके गरीब और जो आपके लोअर पोजीशन पे, ठीक है, जो गरीब हैं उनको आपको अपलिफ्ट करें, कि उनको उनकी परिस्थिति में कोई सुधार लाने के लिए जो एक्सटेंशन किया जा रहा है वो इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। वो एक्सटेंशन आपका इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन कहलाता है व्हेन यू एम टू एम्पावर और अपलिफ्ट द पुअर्स, ओके। नेक्स्ट इज योर फॉर्मेटिव एक्सटेंशन। तो फॉर्मेटिव एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन दैट एम्फसाइज ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर जब कोई आपका एक्सटेंशन वर्क जो होता है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या, कि जो भी आपके पर्टिकुलर जो ह्यूमन यानी हम लोग ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उनसे वो जिस फील्ड में आपके एक्टिव है, यानी वो जिस फील्ड से रिलेटेड है, उस फील्ड में जब आप कोई भी आपका जो एक्सटेंशन का वर्क है वो करते हैं तो वो वर्क आपका फॉर्मेटिव एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पर्सुएसिव एक्सटेंशन, ठीक है। अब पर्सुएसिव एक्सटेंशन क्या होता है मैडम? तो एक्सटेंशन व्हेन यूज्ड अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग अ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड पर्सुएसिव एक्सटेंशन, ठीक है। तो जरा ये समझिए कि जो कई सारी स्कीम्स निकाली जाती है, पॉलिसीज निकाली जाती है, जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, किसी एक सोसाइटी के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। जब हम किसी भी स्कीम या पॉलिसी की मदद लेते हैं किसी भी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट या बेटरमेंट के लिए या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है पर्सुएसिव एक्सटेंशन, ठीक है। अगला क्या है आपका? अगला है आपका इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन में क्या है? एक्सटेंशन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर हेल्पिंग पीपल टू मेक वेल कंसिडर्ड चॉइस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एक्सटेंशन क्या होता है कि देखिए, जब भी आप ये चाहेंगे कहीं पे कोई बदलाव आए,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम आप ना थोड़ा और हिंदी यूज कीजिए या आप थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश यूज कीजिए, तो थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल्स यूज कीजिए। अगर आप ये चीज़ आप तो तभी मुझे पता चलेगी जब ये इंफॉर्मेशन आप हमें देंगे, ठीक है। तो ये जो एक कोऑर्डिनेटेड इंटरलिंक्ड जो प्रोग्राम होता है, इसके अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन किसी भी रिसोर्स को पास ऑन करी जाती है और उस रिसोर्स को यूज करके जो चेंज लाया जाता है, तो उस चेंज को आप कहते हैं इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के एक्सटेंशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट तरीके से जब आप कोई भी चीज़ों को फैलाते हैं या उसके अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन लाते हैं, तो उनके ये 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब जरा ये समझिए, जो आपकी एक्सटेंशन सर्विसेज आपकी दी जाती है, जितने भी एक्सटेंशन सर्विसेज दी जाती है बाय वेरियस मीडियम, अब वो हो सकता है पॉलिसीज के थ्रू हो सकता है आपके जो केवीकेस वगैरह एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू हो सकता है वो एनजीओ के थ्रू हो या सोशल वर्क ग्रुप की तरफ से हो। तो वो सारे जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, तो वो है जो है वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। जितनी भी आपकी एक्सटेंशन सर्विसेज आपको वेरियस सेक्टर और वेरियस फील्ड्स में आपको प्रोवाइड करी जा रही है, वो सारे आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है डील कर रहा होता है, ठीक है। वो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वही उसको फाइनेंस कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, वो सारी चीजें आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, ठीक। अब क्या बात करी जा रही है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंशन अप्रोचेस, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया कि एक्सटेंशन है क्या, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि एक्सटेंशन के अप्रोचेस क्या है, मतलब वो आपका अप्रोच क्या होता है। जब आप कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आपका अप्रोच क्या होता है कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना है, हमें एक पर्टिकुलर बुक चूज करनी है, हमें उसको देखो। अब हार्डवर्क पेज ऑफ, बट नाउ यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क ऑल्सो, ओके। तो वो स्मार्ट वर्क जो आप करते हैं वही आपके अप्रोच दिखाते हैं कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। 12 घंटे पढ़ रहे हैं बट उसका जो रिजल्ट है वो आपको अगर 5-10% मिल रहा है तो इट इज नॉट फ्रूटफुल, राइट। तो आपका अप्रोच बहुत ही सही होना जरूरी है, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन अप्रोचेस है वो क्या है, यहां मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। द बेसिस ऑफ एनी एक्सटेंशन अप्रोच इज इंडिविजुअल और फेस टू फेस मेथड are probably the most universally used extension method in both developed and developing countries, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, जो आपका एक्सटेंशन अप्रोच होता है ना, तो बेसिकली जो वो आपका एक्सटेंशन अप्रोच है वो इंडिविजुअल बेस पे होता है, ठीक है। आपको कहीं उसको फॉर्मेटिव टीचर वो पर्टिकुलर हर एक के पास जाएगा, ठीक है, हर एक से पूछेगा कि आपका क्या डाउट है। जब आप कोई कमेंट कर रहे होते हैं क्लास में कि मैम आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लाइन, तो मैम हर एक इंसान को वैल्यू देगी, हर एक इंसान के डाउट्स को सॉल्व करेगी। तो जितने भी, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप कंट्रीज हो, जो आपका एक्सटेंशन अप्रोच होता है वो इंडिविजुअल पे बेस पे होता है, यानी कि फेस टू फेस बेस पे आपका जो अप्रोचेस होता है वो लिए जाते हैं, ठीक है। द एक्सटेंशन एजेंट्स मीट द फार्मर एट होम और ऑन द फार्म एंड डिस्कस इशू विथ म्यूचुअल इंटरेस्ट, गिविंग द फार्मर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके एक्सटेंशन एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके ऐसा नहीं कि उन्होंने गांव का एक कॉमन जो प्रॉब्लम है उसको देख लिया और उस कॉमन प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी जो भी एडवाइस है वो दे दी, नहीं। वो जाएगा उस फार्मर के पास, हो सकता है उसके घर पे जाए या उसके फील्ड पे जाए, और वहां जाके उसकी जो रियल स्टेटस है, यानी कि जो रियल स्टेटस है उसको एग्जामिन करेगा, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेगा और तब उस बेसिस पे वो आपकी एडवाइस देगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो पूरे गांव की एक कॉमन समस्या हो वो हर एक फार्मर्स को उतना ही इन्फ्लुएंस कर रही हो, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपको हर एक फार्मर के पास जाके हर एक फार्मर की नीड जो है वो आपको पूरी करनी है, ठीक है। अगर क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो हम सिर्फ 5 बच्चों को नहीं, अगर 5 बच्चों को समझ में आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भैया 5 को तो समझ में आ गया, अब तुम लोग नहीं समझे तो तुम लोग अपना देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो हम उन 10 को ही बराबर लेके चलते हैं। तो हम हर एक स्टूडेंट के पास जाएंगे, हम हर एक स्टूडेंट से ये पूछेंगे कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उस इंफॉर्मेशन को हम लेंगे और उसके हिसाब से हम वर्कआउट करेंगे और उसके हिसाब से आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। तो ये चीज थी।
आपका एक्सटेंशन अप्रोच के अंदर। ठीक है, अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट प्रिफर्ड वर्क इन एक्सटेंशन वर्क इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब जरा ये डेमोक्रेटिक वर्ड क्या होता है। ठीक है, अगर आपने डेमोक्रेसी के बारे में सुना है तो उसमें एक लाइन सुनी होगी आपने अब्राहम लिंकन की, क्या लाइन थी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, so whatever work you are going to do in extension, whatever is your extension approach, that should be regarding to particular person. Okay, उस person को वो कैसे influence कर रहा है, उस person द्वारा वो कैसे लिया जा रहा है, वो सारी चीजें। तो ये जो आपका एक्सटेंशन का जो वर्क होता है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि आपका जो पीपल है, देखिए आपका मेन एजेंडा क्या है, उस इंसान को सेटिस्फाई करना। जो यहाँ पे आपका जज है ना, वो आप नहीं है, आपकी स्कीम नहीं है, वो इंसान है जिसके ऊपर आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, सेल्फ मोबिलाइजेशन क्या होता है। सेल्फ मोबिलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इनिशिएटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन टू चेंज द सिस्टम। ठीक है, सेल्फ मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन जो वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपके सोसाइटी का पर्टिकुलर कोई एक पर्सन वो खुद को किसी एक इनिशिएटिव के साथ सामने लेके आता है। अगर आपके गांव में 10 फार्मर हैं, उस फार्मर में से कोई एक फार्मर इस चीज को लेके आगे आता है, अपने वो चाहता है कि ये एक चीज जो है वो गाँव में चेंज होनी जरूरी है, तो वो खुद को पहले आगे बढ़ाता है। ठीक है, खुद से वो एक इनिशिएटिव लेता है कि हाँ मैं ये जो चीज है इसको हायर अथॉरिटी तक पहुंचाऊंगा और उनसे ये डिमांड करूंगा कि वो हमारे इस प्रॉब्लम को देखें और इस प्रॉब्लम में जो पॉजिटिव चेंज है वो ला सके, ताकि क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो वो चीज होती है आपकी सेल्फ मोबिलाइजेशन। ठीक है, अगला टर्म क्या है, बॉटम अप अप्रोच। तो पहले तो ये समझ लीजिए जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है ना, वह एक बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, बॉटम अप का मतलब ये होता है कि जो आपके जो आपका लोअर रेंज है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स, और मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके पास एक अच्छी अथॉरिटी है। भाई जिनके पास अच्छी अथॉरिटी वो तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ में तो कोई ऐसे इश्यूज नहीं जिससे उनकी जो पर्सनल जिंदगी है या रोजमर्रा की जो नीड है उन पे असर पड़ रहा हो। पर जो आपके किसान हैं उनकी अगर फार्म पे कोई भी चीजें होती है या कोई भी हजार्ड होता है या कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो वो उनके डेली लाइफ यानी डेली लाइफ की जो काम है उस पर असर देता है। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच इज पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट अप्रोच वेयर लोकल एक्टर्स participate in decision making about the strategy and in selection of the priority to be pursued in their local area। तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हेड होगा ना वो आपका सबसे लोअर लेवल का इंसान होगा। ठीक है, जो सबसे लो यानी कि आपके फार्मर्स जो है वो ये डिसाइड करेंगे कौन सी चीज चेंज करनी है। ठीक है, और फिर वो जो आपके इश्यूज है उसको रेज करेंगे। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा जब फार्मर बिल पास हुआ था। ठीक है, जब फार्मर बिल पास हुआ था तो पीएम मोदी ने तो उनको पास कर दिया था। ठीक है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने आपका फार्म बिल पास कर दिया था। पर आप जब फार्मर्स को लगा कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है, कहीं ना कहीं उनके एमएसपी पे, उनके एपीएमसी मंडीज जो है उन पे वो असर कर रहा है, उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया। तो जो एकदम लोअर लेवल है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, और वो प्रोटेस्ट इतना ऊपर तक गया कि पीएम जो देश का जो सबसे हेड आदमी है उसको भी अपने जो डिसीजन है उसमें परिवर्तन लाना पड़ गया। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच यही होता है कि जो आपके लोकल एक्टर्स होते हैं कि लोकल पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में, यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा चीज उनको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। ठीक है, उन पे आप कुछ थोप नहीं सकते। ठीक है, आप उनसे कोई भी काम जबरदस्ती नहीं ले सकते। ठीक है, and about the strategy and in the selection of priorities to be pursued in local areas, यानी कि जो भी आपके उस लोकल एरिया के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो है आपकी चीज है वो उस एरिया में इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोई हायर अथॉरिटी उस चीज को डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये है आपका बॉटम अप अप्रोच, और इसी बॉटम अप अप्रोच को एक्सटेंशन है जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो इसको बूस्ट अप करता है। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब जब आप जो आपके एक्सटेंशन अप्रोचेस हैं उनके वेरियस अप्रोचेस के बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिए कि ये सब आपके वेरियस अप्रोच हैं जो लिए गए हैं आपके फार्मर्स को या लोकल पीपल को उनके जो डिजायर के हिसाब से जो चेंजेस है उनको लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। ठीक है, तो आपका पहला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन मेजर ऑफ सक्सेस इज द farming people's attendance at and participation in the schools agriculture attendance activity। तो यहाँ पर जो आपका स्कूल का है इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है, यहाँ पे कोई स्कूल बना दिया गया, ये नहीं कह रहा है, इस वर्ड पे मत जाइए। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रोच है इसमें आप जो है सक्सेस, यानी कि आपने एक अप्रोच लगाया, ठीक है, आपने ये कहा कि पहले हम जाएंगे और जाकर किसान को हम ये चीज़ की इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अगर हम किसी, देखो कभी भी किसी को अगर आपको अवेयर करना है, उसे जागरूक करना है, तो पहले तो आप उसको वो चीज़ जो आपकी सूचना है वो उसको पहुँचाएंगे, यानी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाएंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए एक तरीका तो है, देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपके किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं होता, लेकिन उसमें भी आपके सिस्टमैटिक तरीका जो है वो आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहां आप ये देखते हैं कि आपके जो आपने एक इंफॉर्मेशन जो ब्रॉडकास्ट करने का सिस्टम बनाया उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सक्सेस है वो कितना ज्यादा है। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे होते हैं, जब उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तब उस चीज से आपका सक्सेस होता है, यानी कि जो मैंने इंफॉर्मेशन दी उस चीज से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग उसको सही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच। ठीक है, तो जो आपकी कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच है वो क्या है, एक्सटेंशन इज फेयरली सेंट्रलाइज्ड एंड is oriented towards one commodity or crop and the agent may have many functions, example कॉफी बोर्ड, सिल्क बोर्ड, टोबैको बोर्ड एक्सेट्रा। जो आपका कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच होता है वो क्या होता है, तो वो आपके वो सारे जो आपके बॉडीज होते हैं, वो सारे बोर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर आपको रिक्वायर्ड चेंजेस है, यानी कि उसका रिक्वायर्ड बेटरमेंट है, उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आप ऐसे आपका कॉफी बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड इन इंडिया, सिल्क बोर्ड इन इंडिया, टोबैको बोर्ड, तो ये सारे जो आपके बोर्ड्स हैं ये आपके उसके प्रोडक्शन, उसके अंदर के डिजीजेस, वो किस एरिया में ग्रो हो रहे हैं, उस एरिया के में जो लोग हैं जो उसको ग्रो कर रहे हैं, क्या उनको पर्टिकुलर प्राइस मिल पा रहा है, क्या उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, उनकी बेनिफिट्स तो कम नहीं हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी चीज़ों को जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जब आप कोई अप्रोच यूज करते हैं तो वो होता है कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच। ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच। ठीक है, तो आपका जो ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच है वो क्या है, The training and visit approach system was used to address a lack of professionalism and improve the accountability of extension agents। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए कि जो ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच है वो कैसा है। ठीक है, तो जो आपका जब आपने कोई भी कुछ एक्सटेंशन एजेंट्स हायर किए हैं, ठीक है, आपने कुछ एक्सटेंशन एजेंट्स हायर किए हुए हैं, तो उसमें जो आपका ट्रेनिंग एंड विजिट होता है वो एक ऐसा अप्रोच है जब आप जाकर देखते हैं कि कहीं आपके जो एक्सटेंशन एजेंट्स हैं वो सही तरीके से तो बता रहे हैं आपके फार्मर्स को, कहीं वो प्रोफेशनल, आप एक अगर प्रोफेशनल तरीके से, यानी कि प्रोफेशनल तरीके से आप उनको बताएंगे, यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका उनसे जिससे आपके फार्मर्स को समझ में आए। ठीक है, उसको आप देखते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन एजेंट, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप देखिए अगर आप कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप उसकी एफिशिएंसी तो देखेंगे ना, और क्या पता कि आपने जो एक्सटेंशन एजेंट वहाँ के लिए हायर किया है वो लोगों को सही से इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा है, उनको समझा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, अवेयर ही नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज़ें जो आप है तो आप जाके वहाँ पर एक बार जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आप देते हैं और जाके चेक करते रहते हैं। शेड्यूल्ड विजिट आपकी रहती है ये देखने के लिए कि काम सही से चल रहा है या नहीं। ओके, advantage includes regular farm visit, continuous training for agents and more professional approach of extension। तो ये आपका जो है ट्रेनिंग एंड विजिट के अंदर क्या होता है कि कुछ रेगुलर फार्म विजिट्स होते हैं, आपके जो एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर मान लो कि कोई ऐसा तरीका है जो आपको लगता है कि आपके फार्मर्स को चेंज करने का ज़रूरत है तो वो आप बताते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो आपका प्रोफेशनल अप्रोच होता है आपके एक्सटेंशन का उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जो आपका तरीका है बताने का उसको ज़्यादा प्रोफेशनल कर सकें। ठीक है, ज़्यादा अच्छा कर सकें। प्रोफेशनल का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कोई भी चीज़ प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि दैट यू कॉम्प्लिकेटेड, यू साइंटिफाइड। ओके, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रही हूँ उसको प्रोफेशनली समझाने का मतलब ये है कि मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि आपके समझ आ जाए। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट करके बड़े बड़े टर्म्स यूज करके समझाने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्रोफेशनल तरीका वो होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच। अगला अप्रोच क्या है? फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच। इन दिस अप्रोच द एक्सटेंशन अप्रोच wherein success is measured by the extent to which farming people adopt the technologies developed by the program and continue using them over time। तो आपका जो फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच है वो क्या है? ठीक है, तो जो आपका फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच है इसका सक्सेस आप कैसे देखेंगे? जब आपने कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक डेवलप कर दी, ठीक है। जब देखिए नॉर्मली जो आपके जो इरिगेशन है वो फ्लडिंग से हो रहा था, ठीक है, ट्यूबवेल से हो रहा था, तब आपने क्या, तब एक्सटेंशन एजेंट्स जाके उनको ये बताएं कि नहीं आपको ना ये इन क्रॉप से ड्रिप इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, ड्रिप इरिगेशन पे आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड होगी, आपका जो वाटर यूज है वो उस वाटर यूज एफिशिएंसी भी आपको अच्छी मिलेगी, आपके क्रॉप्स के अंदर सॉइल इरोशन जो प्रॉब्लम वो भी आपका जो होगा वो कम होगा। तो ये सारी चीजें जब आप बताते हैं और फार्मर से सेटिस्फाई होकर इसको इम्प्लीमेंट कर लेता है और इम्प्लीमेंट करके आगे यूज करते रहता है, तो इस चीज को जब ये चीज आपके कोई भी टेक्नोलॉजी आपने बताया और फार्मर ने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको टाइम टू टाइम यूज करते रह रहा है, तो ये आपका सक्सेस होता है किसमें? फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच में। यानी कि आपने उनके फार्मिंग सिस्टम को में कुछ परिवर्तन उसके यानी कि उसकी बेहतर करने के लिए उसको जब फार्मिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो अप्रोच लिया होता है वो होता है फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है एक्सटेंशन का वो क्या है? पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या ये समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव आर द एक्सप्रेशन ऑफ द एंड टुवर्ड्स विच आर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको जो है एमएससी एंट्रांस जो है वो क्लियर करना है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस क्लास को भैया, क्योंकि हमें एमएससी एंट्रांस अच्छे से जो है वो क्लियर करना और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके हिसाब से आप जो स्टेप्स ले, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसको पूरा करने के लिए जो आपके डिजायर्ड स्टेप्स है, यानी कि जो तरीके आप यूज करेंगे वो तरीकों का वो सारे जो तरीके होते हैं वो किस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि एंड प्रोडक्ट आपका क्या है कि आपका एमएससी क्लियर करना है और उस एमएससी को जो क्लियर करने के आप बहुत सारे डिफरेंट तरीके यूज कर रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव है टू क्लियर द एमएससी एंट्रेंस और उसके लिए आप बहुत सारे आपके एफर्ट्स होते हैं उसको उस चीज तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आपका फाइनल एम होता है वही आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ठीक है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और द डेस्टिनेशन मैन, ठीक है। जो आपका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी आप कोई भी डिजायर रख रहे हो, ठीक है, तो उससे जो आपका जो ह्यूमन है वो ह्यूमन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ सके, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज टू डेवलप द रूरल पीपल इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली बाय द मीन ऑफ एजुकेशन। यानी कि बेसिक चीज क्या है कि आप जो है आपके ह्यूमंस को उनको इकोनॉमिकली, यानी कि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है और कल्चरल स्टेटस है, उन सभी स्टेटस को ध्यान में रख के उसके अंदर आप चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक ही बेस को ध्यान में नहीं रखता है, आपके हर एक बेस को ध्यान में रख के उसके अंदर जब वो परिवर्तन लाता है तो वो होता है आपका एजुकेशन। तो आपका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जितने जो आपके रूरल पीपल्स हैं वो आपके इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली जो है वो अच्छा डेवलप हो सके, ओके। तो एग्जाम्पल क्या? टू इंक्रीज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी। तो इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी की जो लिविंग स्टेटस है उसको आप कैसे चेंज करें, मतलब ऐसा ना हो कि वो लोग लिटरेट रह जाएं, उनके पास प्रॉपर फूड ना हो, तो ये सारी चीज़ें, और उनको जो वो सोसाइटी के बारे में अवेयर ना हो, तो ये सारी चीज़ें जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो वही आपका होता है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। आपके एक्सटेंशन का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक ह्यूमन में जो है वो ऑल राउंड जो है पॉजिटिव डिजायरेबल चेंज लेके आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो एन इफेक्टिव एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम इन्वॉल्व्स 5 एसेंशियल एंड इंटर रिलेटेड स्टेप्स, ठीक है। तो जो आपका इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके अंदर आपके 5 एसेंशियल स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इन 5 एसेंशियल स्टेप्स कौन कौन से हैं?
द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वॉज डेवलप्ड बाई लीगल्स, यानी कि जो आपके जेपी लीगल जो फादर ऑफ एक्सटेंशन है, उन्होंने ही आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसको जो है वो इन्वेंट किया था, ठीक है। यानी कि इन्होंने ही बताया था कि आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में 5 स्टेप है जो आपको बता दिए गए। तो 5 स्टेप क्या है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखने के लिए आप याद रखिएगा सॉर्टर, ठीक है, सॉर्टर। सॉर्टर में एस क्या है, एस फॉर सिचुएशन, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, टी फॉर टीचिंग, ई फॉर इवैल्यूएशन एंड आर फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, तो यहां पे ये सारी चीजें हैं। तो जरा ये बताइए कि व्हाट इज नाउ, यानी अभी क्या है, यानी अभी की परिस्थिति क्या है, अभी क्या अवेलेबल है, ये आपका सिचुएशन है। व्हाट शुड बी, यानी कि जो आप चेंज ला रहे हैं, यानी कि जिस तरफ आप अपना अप्रोच लगा रहे हैं वो आप किस तरफ, यानी कि उसमें क्या चेंजेस, यानी कि क्या होना चाहिए। अभी तो ये कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन, अभी क्या, अभी आप बीएससी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बीएससी के बाद एमएससी करना है, ठीक है, और एमएससी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, आपको एमएससी करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कुछ लोग का बीएससी के बाद ये होगा कि हम एमबीए करना चाहते हैं, कुछ लोग का एम ये होगा कि वो आगे चल के किसी फर्म को ज्वाइन करना चाहिए, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो क्या होना चाहिए, वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव। व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, यानी कि अगर अब ये देखिए कि जब भी आपको किसी भी चीज में कोई परिवर्तन लाना है तो उसको कैसे पढ़ाना है और कैसे, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी कोई परिवर्तन, जब भी अगर आपका एमएससी एंट्रेंस क्लियर करना है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या पढ़ना है, आपके रिसोर्सेज क्या है और उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो what has been the result, ये आपका इवैल्यूएशन। ये जो आपका 5 दिए 5 स्टेप्स, उनको ही मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, कि आपके कैसे ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। पहले आपने सिचुएशन देख ली कि सिचुएशन क्या है, यू आर इन बीएससी, ऑब्जेक्टिव क्या है, यू वांट टू क्लियर एमएससी एंट्रेंस, एंड देन थर्ड स्टेप इज टीचिंग, दैट मीन्स व्हाट यू नीड टू लर्न, एंड आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। ये तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप कि व्हाट हैज बीन द रिजल्ट, आपने अच्छे सोर्स को लिया, जैसे आपने अभी मुझसे ये क्लास ली, ठीक है, आपको लगा कि मैंने ये क्लास ली, आपने इतना समय इन्वेस्ट किया है मेरी क्लास को देखने में, ठीक है, तो इस क्लास को देखने के बाद इसका रिजल्ट क्या, यानी कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव, आपने कुछ सीखा या आपका समय वेस्ट हुआ, तो ये इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट टू डू, अब क्या है कि जब आपने ये सारे प्रोसेस किए, आपको ये लगा कि ठीक है, इसमें मैंने पढ़ाई तो करी, अब आगे से मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक तरीका देख लिया ना, इस तरीके के टाइम पे, यानी ये जो आपके प्रिपरेशन के टाइम पे जो डिफिकल्टीज आपको आई, जो प्रॉब्लम्स आपने देखी, हो सकता है कि इस वक्त आपको ये लगा होगा कि मेरी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रह पा रही, ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट शायद अच्छे से नहीं मैंने क्लियर किया होगा बीएससी में, दैट्स वाई मुझे अभी इसके अप्रोच लेने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिकंसिडर करनी, क्योंकि रिकंसिडर इसलिए करना है क्योंकि आपको आगे भी तो अपने पढ़ाई को करना है ना। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना जो आपके सारे जीवन, पूरे जीवन खत्म नहीं होता, सारे जीवन आप कुछ सीख रहे होते हैं, हर अलग अलग तरीके से। सिर्फ कॉलेज ही आपको सब कुछ नहीं सिखा, जिंदगी में जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, अच्छी बुरी, वो सब कुछ आपको सिखा रही हैं, ठीक है। तो आपका जो एजुकेशन है वो तो कंटिन्यूअस रहने वाला है, तो आपको हर सिचुएशन को एनालाइज करना सीखना होगा। अगर आपने अभी पर्टिकुलर कोई गलती करी तो आपको ये सीखना है कि ये गलती किस वजह से हुई है और इस गलती को मुझे आगे चल के रिपीट नहीं करना है, ठीक है। गलती करने वाला बेवकूफ नहीं होता है, पर उस गलती को जो है इग्नोर करके, ठीक है, उस गलती को वापस रिपीट करके और ये उम्मीद करे कि कुछ बेहतर होगा, तो वो बेवकूफ जरूर है, ठीक है। तो आप जो है इवैल्यूएशन के टाइम जब आप देखा कि ये मेरा रिजल्ट था और इस वक्त मुझे ये दिक्कतें हो रही थी, तो आप अगले बार उन दिक्कतों को जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, उन दिक्कतों पे काम करने का कोशिश करेंगे, और ये जो आप काम कर रहे होते हैं ये आपका आता है रिकंसिडरेशन के अंदर, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दें, किसी भी जगह पे इंप्लीमेंट कर दें, तब आप समझेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन चाह क्या रहा है आपसे, ठीक है, क्या करना है आपको जीवन में, ठीक है, क्या करना है और कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, सही चैनल क्या है, सही कंडीशंस क्या हो सकती हैं, यही सारी चीजें आप एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ रहे होते हैं, और वेरियस फैक्टर्स जो आपके इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। तो ये देखिए ये आपका चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, पहले जो मैंने आपको ये बताया था सॉर्टर, SOTER, सॉर्टर, ओके। That is given by Liggins in 1967, ओके। तो इसमें पहला क्या है आपका सिचुएशन है, देन इट विल स्विच टू ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद यू विल डिसाइड द टीचिंग मेथड, देन कम्स द इवैल्यूएशन एंड देन योर रिकंसिडरेशन। तो ये आपका पूरा चेन है जिसमें आप जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, इसके इसी चेन में आप आपका एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब पहले स्टेप से बात करते हैं, ठीक है। अब पहले हर एक स्टेप को समझते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन, ओके। अब जरा ये बताइए कि किसी भी जगह की परिस्थिति को आप कैसे मापेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पे कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, यानी कि आपको कुछ भी चीज परिवर्तन करना है, ठीक है। जब आपने बीएससी अच्छे से पढ़ी होगी तभी तो एमएससी देंगे आप भैया। हाँ, ये बीएससी में सारे फैक्ट्स को इकट्ठा किया आपने, पैथोलॉजी से ये स्टेप और एक्सटेंशन से ये सब, ये सारे स्टेप आपने इकट्ठा किए, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो होता है, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, किसी भी परिस्थिति यानी किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए आपको उस परिस्थिति यानी उस सिचुएशन में जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उन सारे फैक्ट्स को पहले कलेक्ट करना है, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट द पीपल एंड देयर एंटरप्राइजेस, द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एंड वर्क, ठीक है। अगर आप एज एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंट आप कहीं पे कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहले आप जाएंगे उन सारे पीपल्स के जो आपका इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में आप पहले पता लगाएंगे, सारे फैक्ट्स आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है, ठीक है। जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस जगह वो काम कर रहे हैं, उस सारे एटमॉस्फेयर की सारी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे। दिस मे बी ऑब्टेन्ड बाय appropriate survey and establishing report with the people, okay। और ये जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है वो आप कैसे कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। आप हर एक इंसान से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की एक गैदरिंग क्रिएट कर सकते हैं, उस गैदरिंग में जाके आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है द नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कोई सब्जेक्ट बीएससी में पढ़ा है और आपको लगता है कि आपको इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहिए, कि इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो है आपका रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। आप बहुत सारे फैक्ट्स आपने इकट्ठा किए होंगे, लेकिन उसमें से आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, ये आपको देखना है। आप हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, आप हर एक चीज एक ही समय पे बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, आफ्टर द फैक्ट कलेक्शन यू नीड टू डिसाइड व्हाट शुड बी योर रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव ऑन विच यू आर गोइंग टू डू द वर्क, ओके, विच may be accomplished by community. Objective should be the state, the behavioral change in people as well as the economic social outcome they desire, ठीक है। In example, the problem was identified as low income from the crop production enterprise, ठीक है। तो जरा ये समझिए कि वो ऑब्जेक्टिव आपको लेना है जो ऑब्जेक्टिव आपके पीपल को सच में एक अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ठीक है। कोई भी चीज पे आपको काम नहीं स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, जब आप जाते हैं किसानों के पास आप गए, ठीक है, और किसानों से आपने बहुत सारी बातें करी तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, तो उसमें से जो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव जिस पे आपको काम करना है वो आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप गए और आपको ये लगा कि जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, यानी कि जो फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनसे उनको प्रॉपर इनकम ही जनरेट नहीं हो रही है। अब क्या फायदा उस काम का, ठीक है। जो आपका मेन ऑक्यूपेशन है, किसी भी घर का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, जिस ऑक्यूपेशन से उसके घर की जो मेजर जो इनकम है वो जनरेट हो रही है। तो किसानों की जो मेजर इनकम है वो किससे जनरेट होती है, एग्रीकल्चर से जनरेट होती है। लेकिन अगर जो आपकी इनकम है वो पर्टिकुलर जनरेट नहीं हो पा रही है आपके फार्म में या आपके क्रॉप प्रोडक्शन में, तो वो आपका मेजर अब ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको इस पे काम करना है कि भैया क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो आपका क्रॉप में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है।
ये चीज हो गई। तो ये ऑब्जेक्टिव आपने लिया कि अब आपको एनालाइज किस पे करना है, आपको कैसे किस चीज पे काम करना है कि कैसे करके भी आप जो है क्रॉप जो इनकम है, फार्मर्स की इनकम है, वो आप जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट third step is third step is teaching, which involves choosing what should be the thought, the content, and how the people should be taught, and the methods and aid to be used. The elements of learning situation includes learners, teachers, subject matters, teaching material and physical facilities. अब जरा ये समझिए कि आप गए, ठीक है, और आपने फार्मर से बात करी, उनको आपको ये समझ में आया कि जब मेन ऑब्जेक्टिव जिसका आपको काम करना है वह है उस फार्मर का जो है इनकम को आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब जब अगर फार्मर की इनकम को बढ़ाना तो अब फार्मर को आपको समझाना तो पड़ेगा कि देखिए आप ये तरीका मत यूज कीजिए, आपको एक पर्टिकुलर तरीका हम बताते हैं, आप इस तरीके से काम कीजिए। तो आपको अब आप उसका सिखाना है, यानी उसको बताना है। टीचिंग का मतलब क्या है कि अब आप उसको सिखाएंगे कि ये तरीका आप यूज करिए और इस तरीके से काम कीजिए, तब आपका जो इनकम है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो उसमें जो क्या है कि अब आपको ये देखना है कि आप क्या बता रहे हैं उन्हें और किस तरीके से बता रहे हैं, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है और मैंने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया, मतलब उसमें बहुत ही यूजफुल कंटेंट है, ओके, बहुत बेनिफिट होगा उसको, लेकिन मैंने इंग्लिश में तैयार किया है, तो क्या उसको बेनिफिशियल होगा? मैंने पूरा 1.5 घंटे तक चिल्ला के पूरा अच्छे से पढ़ाया, उसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पूरे इंग्लिश में दिए, और बच्चा हिंदी मीडियम का है, वो समझ पाएगा? क्या वो फ्रूटफुल हुआ ये काम? नहीं। तो आप क्या बता रहे हैं उसको, कौन सा तरीका अपना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है टीचिंग के प्रोसेस में। ठीक है, और जो आपका जो लर्निंग सिचुएशन है, जिस जगह पे वो आदमी सीख रहा है आपसे, उसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, पहले तो लर्नर होता है जो सीख रहा है आपसे, दूसरा टीचर होता है जो सिखा रहा है, सब्जेक्ट मैटर जो जिस चीज को लेके जो मैटर या जो कंटेंट जिसके थ्रू वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो टीचिंग मटेरियल कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने ये पीपीटी तैयार कर ली है, ये मेरा टीचिंग मटेरियल है। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ा, ये मेरा सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, आप क्या हो, आप लर्नर हो, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है, अब फिजिकल फैसिलिटी क्या है, ये पीपीटी तो मैंने तैयार कर दी, अब ये स्मार्ट बोर्ड ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कैमरा ना हो, आपके पास आपका एंड्रॉइड फोन ना हो, ठीक है, ये सारे फिजिकल फैसिलिटीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक, इसी के अंदर हम बात करते हैं, देखिए जब आप टीचिंग पढ़ रहे होते, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन में जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही वास्ट है। और जब आप एमएससी में इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको एक पूरा चैप्टर है इसी के ऊपर, ठीक है, और इसमें बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत जगह पे जाके ये चीजें कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन अ पर्टिकुलर, यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या दे रही हूँ यहाँ पे आपको एग्जांपल, जैसे कि आप एक जगह पे गए, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की? टेक्नोलॉजीज लाइक यूज ऑफ HYV सीड, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स वर सेलेक्टेड एज टीचिंग कंटेंट। ठीक है, अब ये बताइए, आप वहां पे गए, आपको क्या पता चला कि फार्मर की ना जो इनकम है वो जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, तो अब आपने काम किस पे शुरू किया? जो आपका टीचिंग कंटेंट है वो क्या है? आपका टीचिंग कंटेंट ये है कि अब आप उनको ये बताएंगे कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कीजिए, आपके इरिगेशन सिस्टम को चेंज कीजिए। ठीक है, आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन है उसका सही तरीका यूज कीजिए। इसी वजह से देखिए आपका क्रॉप क्यों फेल हो रहा है, या तो आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या तो आप उसमें पर्टिकुलर सीड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या एटमॉस्फेयर सही नहीं है। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारे आपके हो गए टीचिंग कंटेंट, यानी ये सारी चीजें आप फार्मर को सिखाने गए हैं। ठीक है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, फार्मर्स ट्रेनिंग एंड फार्म पब्लिकेशन वेयर द चूजिंग टीचिंग मटेरियल मेथड्स। ठीक है, अब मैंने टॉपिक चूज कर लिया। ठीक है, अब टीचिंग मटेरियल क्या हुआ? ठीक है, टीचिंग मटेरियल ये हुआ कि मैं उनको रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, यानी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है। और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के आगे जब आप पढ़ेंगे एक्सटेंशन के अंदर इसको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। बहुत ही सिंपल छोटे लाइनों में आपको ये बताती हूँ, कोई भी एक टेक्नोलॉजी, ठीक है, जब उस टेक्नोलॉजी को आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके उसके इफेक्ट्स को दिखा रहे होते हैं
तो वो होता है आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, है कि आप एक मेथड का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि ये देखिए ये पर्टिकुलर है आपका एक प्लॉट लिया गया है, इस प्लॉट में अगर आप इतना जो है न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर, देखिए आपके प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये आगा ये क्या हो गया आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन से क्या, जब आपने ये जो आपका टेक्नोलॉजी ये कहीं पे इम्प्लीमेंट हुई थी, वहां पे ये चीज इतनी फ्रूटफुली बाहर आई, इतना फ्रूटफुल यील्ड हुआ वहां पे, और उसकी वजह से फार्मर्स की इनकम जनरेट हुई, तो आपका ये मेथड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ठीक है, फार्मर्स की ट्रेनिंग कराएंगे आप, ठीक है, आप फार्म पब्लिकेशन उनको देंगे, किसान की जो बहुत सारी पत्रिका आती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, वो उनको प्रोवाइड करेगी जिससे वो सीख सके। ठीक है, ये सारे आपके क्या होंगे, टीचिंग मटेरियल्स होंगे। ठीक है, टेप रिकॉर्डर एंड स्लाइड्स वेर यूज एज द टीचिंग एड। ठीक है, जब आप उनको पढ़ा रहे होंगे तो उस वक्त आप टेप रिकॉर्डर्स यूज करते हैं, स्लाइड्स यूज करते हैं, पोस्टर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, या चौक और बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं बहुत ही रूरल जगह पे जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी की उतनी अच्छी सप्लाई नहीं है, तो आप जो है वो पोस्टर यूज कर सकते हैं, पोस्टर में आप बता सकते हैं। ठीक है, पोस्टर लेके समझा सकते हैं, उसके बाद वहां जाके आप टेप रिकॉर्डर्स प्ले कर सकते हैं, चौक और बोर्ड ले लें, वहां पे डायग्राम अगर आप अच्छा ड्रॉ कर सकते, बिल्कुल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आप बायोलॉजी से पढ़ के आप यहाँ तक हैं, तो आपका जो आप अच्छी तरह से उसको ड्रॉ करके आप उनको समझा सकते हैं, लिख के समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके जो हो गए वो आपके हो गए टीचिंग एड। ठीक है, अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, टीचिंग के अंदर आपका एक टर्म आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ओके, आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपका प्रोफेसर आपको सब कुछ पढ़ा तो रहा है, लेकिन आपको उसके पढ़ाने का तरीका ही पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है उसका नेचर ही बिल्कुल सही ना हो, वो कभी आपको एकदम ना चैरिश नहीं कर रहा हो, बिल्कुल भी ना हंस रहा हो, या कुछ एग्जांपल्स भी एकदम वो तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स दे रहा है आपको, तो वो सारे जब आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही फ्री और बहुत ही इंजॉयबल होगा ना, तभी उसका असर ज़्यादा दिखेगा। क्यों, तभी लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसको जानने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आपने कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से टीचिंग टूल यूज कर लिया जो आपके ऑडियंस को समझ में ही नहीं आ रही है, तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, तो आप ऐसे टूल्स को यूज करेंगे जिसकी वजह से आपका जो लर्नर है वो आपके जो बताए गई चीजें हैं उसमें अपना इंटरेस्ट शो करे। ठीक है, और जब वो इंटरेस्ट शो करेगा तभी वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी सीखेगा। ठीक है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो जो आपका बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो आपका E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था, और यही आपके फादर ऑफ लर्निंग है, E.L. थॉर्नडाइक। तो आपके E.L. थॉर्नडाइक है, उन्होंने बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्या है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में यह है कि जो आपका लर्नर, टीचर, टीचिंग मटेरियल्स, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें जो आपस में लिंक्ड है, ये सारी चीजें आपस में लिंक होकर कैसा इफेक्ट शो कर रही है, वो जो बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर E.L. थॉर्नडाइक ने बताया था। ठीक है, इन्होंने ये चीज बॉन्ड थ्योरी दी थी, और इन्हीं को आप फादर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ लर्निंग कौन है तो यू शुड नो दिस। ओके, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो वन लाइनर क्वेश्चंस है, जो वन लाइनर आपके क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, अच्छे से चीजों को समझते रहिए, सारे टॉपिक्स को बिल्कुल इसी तरह डील किया जाएगा आपके एमएससी एंट्रांस के लिए, ताकि जब आप पेपर देने बैठे तो आपको ये ना लगे कि भाई ये चीज तो भूल गए। इतने इजी तरीके से आपको चीजें समझाई जाएगी कि आपको हर सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा पढ़ना, और बहुत ही इजीली आप उस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, और सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद जब आपका कमांड हो जाएगा तो एकदम फ्रेश मूड के साथ बिल्कुल जाना है और आपका एंट्रांस एग्जामिनेशन देना है और अपनी अच्छी रैंक लेके एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, पढ़ने का तरीका सही था इसलिए। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या है, द फोर्थ स्टेप इज इवैल्यूएटिंग। सो अब आप इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, आपने इतने सारे तरीके यूज कर लिए, अब आप इवैल्यूएशन करेंगे भाई इसका रिजल्ट सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, द फोर्थ स्टेप इज इवैल्यूएटिंग द टीचिंग दैट इज डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव हैज बीन रीच्ड। अब आप ये देखेंगे कि आपने जो है पढ़ाई करी। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद अब आपको ये देखना है कि किस लेवल तक आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे। आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं, और क्लासेस लेने के बाद क्या आपको ये लगता है कि आपकी इनफ प्रिपरेशन हो चुकी है कि आप एक अच्छा रैंक होल्ड कर सकें और गवर्नमेंट कॉलेज ले सकें। तो ये आपको देखना है, ये चीजें जो आप कर रहे हो तो ये इवैल्यूएशन में कर रहे होते। ठीक है, जब आप फार्मर को आप बहुत सारे एड से फार्मर को ये बता रहे हैं और फार्मर उसको इंप्लीमेंट कर दे रहा है, उसके बाद भी क्या फार्मर की इनकम जनरेट हो रही है?
तो ये चीजें आप देखते हैं इवैल्यूएशन में। टू इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिवली, इट इज द डिजायरेबल टू कंडक्ट अ रीसर्वे। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये बेनिफिशियल हुआ या नहीं हुआ? तो भैया एमएससी एंट्रेंस देंगे, रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि सच में सही से पढ़ाई करी थी या नहीं करी थी। तो इसलिए जब आपके फार्मर्स को कुछ चीज़ें आप सिखाएंगे, फार्मर्स इंप्लीमेंट करेंगे, तो जब आप फार्मर से जाके वापस पूछेंगे तो फार्मर आपको अपना डेटा देगा। वापस आपको एक रीसर्वे करना है, फार्मर्स जाके वापस इंटरैक्ट करना है, उनसे पूछना है कि क्या सच में आपकी इनकम जनरेट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो ये होता है। और फिफ्थ स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप है आपका रिकंसिडरेशन का स्टेप, जो मैंने आपको बताया था सॉर्टर का आर। द फिफ्थ स्टेप इज रिकंसिडरेशन ऑफ द एंटायर एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन द लाइट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, the problems identified in the process of evaluation may become the starting point of the next phase of the extension educational program unless new problems has developed or new situation has been arisen। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि जब आपने देख लिया कि आपका जो एक होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने फुलफिल कर लिया है, उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हो, ठीक है, जो आपको लगा हो, आपका हो सकता है आपकी उम्मीद ऐसी हो कि आप टॉप 10 रैंक होल्डर्स में हो, लेकिन आप टॉप 10 में नहीं हो, आप टॉप 100 में हो, लाइक आपकी रैंक 56 या 57 है। ठीक है, तो आपको कॉलेज तो मिला लेकिन आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला। तो वो जो है, और अब ये आपके ऊपर है कि आप वापस से एंट्रेंस देते हैं या नहीं, या फिर वो कॉलेज चूज कर लेते हैं। इसी तरह जब फार्मर्स की इनकम जो वो जनरेट तो हुई, पर वो क्या उस एक्सटेंट तक जनरेट हुई, क्या और सारे फीचर्स या कोई और प्रॉब्लम उस वो जो प्रोसेस करने के दौरान जो और दिक्कतें आपके एक्सटेंशन एजेंट्स और फार्मर्स ने झेली। मान लीजिए अगर वो ड्रिप इरिगेशन लगा रहा है या HYV सीड्स लगा रहा है, हो सकता है कि वो HYV सीड्स जो है वो आपके उस एरिया में प्रेजेंट ही ना हो, आपके जो आपके सीड कंपनीज हैं वो वो अवेलेबल ना हो, आपकी जो फर्टिलाइजर्स है वो टाइमली ना मिल रहे हो, सब्सिडीज प्रोवाइड ना हो रही हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो आपका नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव होगा आपका, जब अगली बार आप कोई आप एक्सटेंशन का कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने जाएंगे, तब आपका ये मेजर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, और या देखिए ये हो सकता है कि देखिए कि कुछ नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। अगर कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती हैं और आपकी सब चीजें संतुलित है, उस वक्त आप क्या देखेंगे, जब आपने ये चीजें चेंज करने की कोशिश करी तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी, उस पर आप काम करेंगे। लेकिन अगर उस वक्त कोई और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आप उस पर काम करेंगे, उस पर स्विच करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्रेनिंग द फार्मर वर proper water management practice and putting up demonstration on water management. The people were also advised to contact the bank for obtaining production credit in the time to chase critical input। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ये दिया है कि आप फार्मर को ये बता रहे हैं कि आपको वाटर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, आपने उसको सारा तरीका बता दिया कि वहाँ वाटर मैनेजमेंट आपको करना है, आपको ये सारे जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको पाइप वगैरह जो भी आपका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो लगेगा। अब वो चीजें अचीव तो हुई और उससे वाटर मैनेज हो भी रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, पर उस वक्त फार्मर को क्या दिक्कतें आई कि उसको सही टाइम पे पैसा नहीं मिल पाया या पैसे की कमी महसूस हुई। तो इसलिए अब आप आगे उसको क्या सिखाएंगे कि आप जब भी कुछ चीज लॉन्च या फिर कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आप जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स है, जो एग्रीकल्चरल बैंक्स है, उनसे आप क्रेडिट्स लीजिए, सब्सिडीज लीजिए। तो ये जो चीज़ है, ये एक एग्जाम्पल है कि आप अगला जो आपका स्टेप है, अब अगला उसको क्या सिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ तो अब आपको करनी है, क्योंकि वाटर तो आपका मैनेज हो रहा है, जो हमने बताया उस तरीके से वाटर मैनेज हो रहा है। लेकिन उस वक्त आपको क्रेडिट यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल इश्यूज आपको अगले स्टेप को लेने के टाइम पे आपको क्लियर रखना है, ताकि आप जो अपना ये ऑब्जेक्टिव है या आपका जो भी डिजायर्ड चेंज है वो आप अचीव कर सकें। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन की। ठीक है, यानी कि देखिए जो भी आप एक्सटेंशन एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव, आपका अप्रोच, आपकी फिलॉसफी, आपका प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना किसी प्रिंसिपल के किया गया कोई भी काम कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि आपके एक्सटेंशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। टॉकिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स,
प्रिंसिपल ऑफ पीपल नीड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि आप लोगों की जो जरूरत है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उसके ऊपर ही आप जो है अपना एक्सटेंशन एक्टिविटी रखेंगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे जिसकी आपके फार्मर्स या रूरल पीपल को आवश्यकता नहीं है, ना ही वो उस पर रुचि दिखा रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटेंशन वर्कर मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। दीज नीड्स एंड इंटरेस्ट डिफर्स from individual to individual, from village to village and block to block, states to states, therefore cannot be one program for all persons। ठीक है, जब आप जाके कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो हर एक क्षेत्र में, हर एक इंसान में, हर एक गांव में, हर एक शहर में जो आपके नीड्स हैं वो अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो आप एक ही एक्सटेंशन प्रोग्राम हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लोगों की जो आवश्यकता है, उनकी जो रुचि है, उसको ध्यान में रख के ही अपना एक्सटेंशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। अगली क्या कहा जा रहा है, अगला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ग्रास रूट लेवल का बात क्या हो रहा है, एकदम बेसिक लेवल, यानी विलेज, उसके बाद आता है आपका जिला, फिर उसके बाद आता है आपका ब्लॉक, फिर ब्लॉक के बाद आपका स्टेट, फिर कंट्री। तो हम पहले नीचे वाले स्टेप से बात करेंगे, ग्राउंड लेवल से बात करेंगे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रूरल पीपल इन लोकल कम्युनिटी शुड स्पॉन्सर एक्सटेंशन वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका, जब भी आप कोई एक्सटेंशन एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो देखिए अगर आप कहीं बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या आप आपके कम्युनिटी के सबसे ऊंचे, यानी कि सबसे जो अमीर आदमी है, उनमें उनका अगर आप कुछ बेनिफिशियल चीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या आपके देश की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा? नहीं। जिनको आपको जो वीकर सेक्शन है, जो आपके इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, उस पर आपको काम करने की, जो आपका गरीब क्षेत्र है, यानी कि जो आपका रूरल क्षेत्र है, वहाँ पे आपको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जब आप अपना जो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप कोई भी एक्सटेंशन एक्टिविटी करते हैं, जो आपका पंचायती राज होता है, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, उसमें जो आपका सरपंच होते हैं, इन सारे लोगों के पास जाते हैं। ठीक है, इन सारे लोगों के पास जाके आप अपनी जो एक्सटेंशन एक्टिविटी उनको बताते हैं, और फिर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जो लोकल लोग हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। द प्रोग्राम शुड बी फिट इन विद द लोकल कंडीशंस। ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है वो आपके लोकल कंडीशन के साथ फिट इन करना चाहिए, बिल्कुल उनके लिए सूटेबल होना चाहिए। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग the local group is to demonstrate the value of new practices or programs so that more and more people would participate। ठीक है, तो जो आपका जो मेजर एम क्या होना चाहिए कि जो आपका बेसिक ग्राउंड लेवल वाले लोग हैं ना, वो उससे इन्फ्लुएंस और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। एक्सटेंशन वर्क इज बेस्ड ऑन कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल विद इन whom the work is done। ठीक है, नेक्स्ट, improvement can only begin from the level of people where they are। This means that extension professional has to know the level of knowledge and the skill of people, methods and tool used by them, their custom, tradition, belief, values before starting an extension program। ठीक है, whenever you start an extension program, जब भी आप कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, किसी भी जगह पे आप जाके कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या, उनके कल्चर, यानी कि जो कल्चर उनका है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो करने का वो तरीका है, तो वो तरीका आपको समझना है, उनका कल्चर समझना है, वहाँ के ट्राइब्स, अगर वहाँ पे ट्राइब्स हैं उनको समझना है, उनके आइडियाज़ को समझना है। तो कल्चरली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, यानी कि आपके जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम होंगे वो कल्चरली फ्रूटफुल होने चाहिए, यानी कि उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से वो काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब भी आप कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप अपने जितने भी मेथड्स हैं, जो भी टूल्स हैं, उसको आप तभी उसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज के अंदर क्या है, द एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट्स विद द लर्नर्स नोज हैज एंड थिंक with this in the mind and with an attitude of respect towards the client, the extension professional must seek to discover and understand the limitations, taboos and the
culture value related to each phase of program so that an unexpected and acceptable approach could be selected in the locality. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज का मतलब क्या है कि देखिए अगर एक एक्सटेंशन एजेंट है वो कहीं पे जा रहा है, ठीक है, और वहां पे जाके अगर उसको उसके कल्चर के बारे में, हो सकता है जो आपका एक्सटेंशन एजेंट है उसका कल्चर कुछ और हो, और जहां पे वो काम कर, जहां पे वो अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने जा रहा है वहां का कल्चर कुछ और है, ठीक है। तो वहां पे जाने से पहले आपको जो अपना बिहेवियर है वो उसके हिसाब, वहां के कल्चर के हिसाब से रखना होगा, ठीक है, ताकि आप जो है आपका एक्सटेंशन वर्क जो है वो आपका अप्रोप्रिएटली कर सके वहां पे जाके, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी वहाँ के लिमिटेशंस है, जो भी वहाँ के टैबूज है, उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको जो आपका जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो एक्सटेंशन इज अ कोऑपरेटिव वेंचर, it is a joint democratic enterprise in which rural people cooperate with their village, block, state officials to pursue a common cause, ठीक है। तो देखिए जो आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। पहले तो वो एक कोऑर्डिनेटेड वेंचर के अंदर होता है, नहीं कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो आपका ब्लॉक है, विलेज है, स्टेट है, ये सारे जो ऑफिशियल्स है वो आपस में जब कोऑपरेट करते हैं तभी एक फ्रूटफुल आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो पाता है, ठीक है। Ultimately, without cooperation of people, the work cannot be successfully and desired result cannot be achieved. अगर आपका कॉर्पोरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपके लोकल पीपल कोऑपरेट नहीं करेंगे, या आपके जो उससे हायर अथॉरिटी वो कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वो काम फ्रूटफुली नहीं हो पाएगा, ठीक है। The first task of extension education is the cooperation of the people and participation in the work. एक्सटेंशन हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, ठीक है। तो पहले तो जो आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है या एक्सटेंशन एक्टिविटी होता है उसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन जब आप करेंगे तभी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और एक्सटेंशन क्या आपको सिखाता है, एक्सटेंशन हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, यानी एक्सटेंशन आपको ये सिखाता है कि आप खुद की मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद की मदद कैसे करेंगे ये चीज़ आपको एक्सटेंशन जो है वो सिखाता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ओके। आपका अगला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज लर्निंग बाय डूइंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फार्मर्स आर इंकरेज टू लर्न बाय डूइंग द वर्क themselves and by participating in it, okay। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके फार्मर्स हैं वो चीज़ों को सीखेंगे और खुद करेंगे। जब वो खुद करेंगे तो वो बेहतर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। When a person does the work, he gains practical knowledge and experience the difficulties. जब आप खुद कोई काम करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि आपको एक्सटेंशन वर्कर, जो एक्सटेंशन एजेंट्स हैं, वो फार्मर से वो जो टेक्नोलॉजी है उनको खुद से उसमें काम करना सिखाएं। जब फार्मर्स खुद काम करेगा तो प्रैक्टिकली उसको नॉलेज गेन होगा और वो जो उसके जो परेशानियाँ हैं उस प्रोसेस में उसको समझ पाएगा। Extension professionals are able to understand the problems and provide proper guidance to the farmers, and thus they are able to receive proper information and feedback. तो जो आपके एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को और प्रोसीजर को समझते हैं, और इसी प्रोसेस और प्रोसीजर को समझने के हिसाब से ही वो आपके फार्मर्स को जो है वो सही एडवाइस और सही फीडबैक का सही तरीका बता पाते हैं। जबकि फार्मर को कोई भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते समय अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपका जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल है वो उस चीज़ को समझेगा, ठीक है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको उनको इन्फॉर्म करेगा कि आप इस तरह से कीजिए तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगा। यानी कि परेशानियों को सॉल्व करने का काम कौन करता है, आपका एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स करते हैं। और जब वो परेशानियां सॉल्व हो जाती है, आपका ऑब्जेक्टिव है वो फ्रूटफुली सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपके ऑडियंस यानी आपके फार्मर्स से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, ओके। सेवेंथ नंबर ऑब्जेक्टिव, जो सेवेंथ नंबर प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, ठीक है। तो देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ किसी को सिखा रहे हैं तो जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उनको सिखाने के जो तरीका आप यूज़ कर रहे हैं या उसके अंदर जो एड यूज़ कर रहे हैं या जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उससे उसके अंदर उसको लेके अडेप्टेबिलिटी कितना, यानी उसको आपके फार्मर्स कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई बहुत ही हाई मैकेनाइज्ड चीज़ उनको दे दी, हाथ में पकड़ा दी और कह दी कि भैया अब इसको यूज़ करो,
ठीक है, अगर फार्मर्स को आपने लैपटॉप पकड़ा दिया और कह दिया कि ये लो लैपटॉप, इस पे चीजें अपना लिखना शुरू करो, तो क्या फार्मर उसे रिलेट कर पाएगा, अडाप्ट कर पाएगा वो चीज? तो आपको ये देखना है कि जो भी टीचिंग मेथड आप दे रहे हैं या जो भी तरीका आप यूज कर रहे हैं उसको सिखाने के लिए, तो उस मेथड को वो प्रॉपरली अडाप्ट कर सके। ठीक है, एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि आपको जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम रखना है उसको हर एक सिचुएशन को ध्यान में रख के करना है। ठीक है, अगर आपका जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसमें आप स्लाइड शो यूज कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उस वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो, तो आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके अंदर जो आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होना चाहिए कि आप उसको ब्लैक बोर्ड पे समझा सकें, आपके पास पोस्टर्स हो जिससे आप समझा सकें, ओरली समझा सकें, टेप रिकॉर्डर्स यूज करके समझा सकें। ठीक है, सो द नेसेसरी चेंजेस कैन बी मेड whenever needed to meet the varying condition। जो मैंने अभी आपको बताया, extension professionals should have knowledge of extension methods so that they can select proper method according to the condition। ठीक, teaching methods should be flexible so that they can properly applied on people according to their age group, educational background, economic standards and gender। ठीक है, तो आपका जो भी टीचिंग मेथड है उसमें आप देखेंगे कि आप वो किस एज के बच्चों को बता रहे हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क है, कोई हार्ड वर्क जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, तो क्या आप वो किसी ओल्ड एज लोकल्स को बताएंगे? नहीं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी चीज किसको बता रहे हैं, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, उसका जेंडर क्या है, क्या वो ये काम कर सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजें आप जो भी आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उसमें आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपका जो एक्सटेंशन एजेंट जिसके ऊपर आपको काम करना है, जो आपका रूरल पीपल है, वो उसको कितनी अच्छी तरह से अडाप्ट कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। इन प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप व्हाट वी नीड टू नो इज एक्सटेंशन वर्क इज बेस्ड ऑन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल लीडरशिप। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो आपके एक्सटेंशन एजेंट्स हैं वो आपके फार्मर्स पे कुछ भी इंपोज नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सटेंशन एक्टिविटी इज द बॉटम अप एक्टिविटी। यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी होता है उसके पास पावर नहीं होती, उसके पास लीडरशिप नहीं होती है। द लीडरशिप ओनली बिलोंग्स टू द लोकल पीपल्स। ओके, अगर आपके लोकल पीपल्स सेटिस्फाइड नहीं है देन देयर इज नो यूज ऑफ योर एक्सटेंशन एक्टिविटी, चाहे वो आपने उस पर कितना भी इन्वेस्ट किया हो। अगर आपके लोकल पीपल से सेटिस्फाइड नहीं ना, तो उसका महत्व कुछ भी नहीं रह जाता है, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लोकल लीडर्स टू मेक देम टू हेल्प इन कैरिंग आउट द एक्सटेंशन वर्क इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। अब यहां पे देखिए एक टर्म यूज किया गया है, लोकल लीडर्स। ठीक है, तो इसको अच्छे समझ लीजिए कि लोकल लीडर्स क्या होते हैं। लोकल लीडर्स वो होते हैं, अगर आपने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको लगता है जिनको वो इनकम की समस्या थी, तो उसके अंदर से आप एक इंसान ऐसा चुनेंगे जिसको हर चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए हम एक्सटेंशन एजेंट है, हम लोग एक फॉरेन पीपल है, ठीक है, हम उस लोकेलिटी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो इंसान उसी लोकेलिटी में रहा है तो वो उन लोगों से जल्दी इंटरेक्ट कर पाएगा, अपनी चीजें समझा पाएगा सही तरीके से, उनको सही कंडीशन को उनको ड्रैग कर पाएगा अपनी चीजों को चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं तो जब वो परिवर्तन से सेटिस्फाई होंगे तभी तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपको लोकल लीडर्स हैं उनको आप हायर करते हैं, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं इसके लिए कि आगे चल के जब आप अपना प्रोग्राम कैरी करें तो वो अच्छे से आपका हो सके। ठीक है, लोकल लीडर्स आपको जाके बाकी लोगों को चीजें समझाएंगे, आप लोकल लीडर्स को समझाएंगे और लोकल लीडर्स बाकी लोगों को समझाएंगे। इसीलिए ये आपका एक कोऑर्डिनेटिव तरीका होता है। ठीक है, बहुत ही ग्राउंड रूट लेवल पे भी ये एक कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो people have more faith in local leaders and they should be used to put across new ideas so that it is accepted with the least resistance। ठीक है, जो लोकल लोग होंगे ना, कहीं भी आप जाएं, ठीक है, अगर आप बिहार के हैं और आप मुंबई में काम कर रहे हैं या आप फॉरेन में कहीं हैं और आपको कहीं बिहार का आदमी मिल जा रहा है या उत्तर प्रदेश का आदमी मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कही हुई बातों पे आपको ज्यादा भरोसा होगा, आपको ज्यादा लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कि ये तो मेरी परिस्थिति जानता है, ये तो बिल्कुल, ये भी बिहार में रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश में रहा है, तो ये भी जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं, वो जो लोकल लीडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं बाकी, वो ये समझेंगे, वो उससे ज्यादा इत्तेफाक रख पाएंगे, ज्यादा बिलीव रखेंगे, भरोसा करेंगे उसके ऊपर जो लोकल लीडर होगा, मोर देन द एक्सटेंशन एजेंट। हालांकि एक्सटेंशन एजेंट भी जो है वो
जो है बेटरमेंट के लिए ही आया हुआ है। अब क्या होता है, क्लासरूम होता है, वहां पे टीचर भी तो आपको वही चीजें बता रही होती है, टीचर भी तो आपके बेनिफिट के लिए आई है, लेकिन वहां पे आपको जो ग्रुप होता है, जो आपके ग्रुप, आपका फ्रेंड ग्रुप होता है, उसमें से एक बंदा होता है जो आपको, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होती तो आप उससे पूछते हैं, यार देख ये सर ने ये चीज समझाई, मुझे समझ में नहीं आया, तो वो आपको समझ, लेकिन आपको तब उसके बताए तरीके पर ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप इस चीज को समझिए कि लोकल लीडर्स वो पीपल होते हैं, उसी गांव के एक पर्टिकुलर पीपल होते हैं जिनको एक्सटेंशन एजेंट ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी बातों को अच्छी तरह से आपके बाकी लोगों में स्प्रेड आउट कर सकें। ठीक है, नाइन्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपका सोसाइटी होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है। कोई भी सोसाइटी कैसे बनती है, कोई भी सोसाइटी एक फैमिली से बनती है। जब आपके बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठा होती है तो वो एक सोसाइटी को जनरेट करती है, यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सटेंशन वर्क विल हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस इफ द एक्सटेंशन प्रोफेशनल हैव अ होल फैमिली अप्रोच इंस्टेड ऑफ piecemeal approach or separate or uninterested approach. Extension work is there for the whole family approach, that is for male and female and children. तो जो यहाँ पे ये देखिए कि जो आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम होगा ना, वो आपका होल फैमिली अप्रोच है। उसका जो अप्रोच होगा, उसका प्रिंसिपल जो है वो होल फैमिली, यानी कि उसके परिवार में जितने लोग हैं ना, उन सभी लोग उससे जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यानी उसमें जो है इंटरेस्ट अपना शो करें। आपको पहला प्रिंसिपल ये बताया था कि नीड और इंटरेस्ट। ठीक है, अगर फार्मर की इनकम जो है वो आप बेहतर करने का सोचे हैं तो उस फार्मर, यानी कि उस मेल फार्मर को भी बेनिफिट हो रहा होगा, उसकी फीमेल यानी उसकी जो वाइफ होगी वो भी उससे इन्फ्लुएंस हो रही होगी, अच्छा इनकम जनरेट होगा तो अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई दे सकेगा, तो उसके चिल्ड्रंस भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है आपका जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम है आपको ऐसा रखना है कि वो आपके होल फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। Principle is based upon the method of science and it need constant evaluation. ठीक है, तो जो भी आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसके अंदर आपको हर वक्त जो है इवैल्यूएशन करते रहना है। जब भी कोई भी स्टेप आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको इवैल्यूएट करना है कि वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, यानी कि वो फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। द effectiveness of the work is measured in terms of the change brought in the knowledge, skill, attitude and adoption behavior of the people, not merely in terms of achievement of the physical targets. ठीक है, तो जो आपका जो इवैल्यूएट जब आप कर रहे होते हैं तब आप ये देख रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करना है आपको कि बस हाँ भाई हमने तो जाके वहां पे बता दिया, उन्होंने ये काम कर दिया, हमारा काम खत्म। आपको उनका जो एटीट्यूड है, उनका स्किल है, उनके सोचने का तरीका है, उसके अंदर ही परिवर्तन लाना है। ताकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सटेंशन आपको क्या सिखाता है, एक्सटेंशन आपको सिखाता है कि आप खुद की मदद कैसे करें। ये आप जब खुद की मदद करना कब सीखेंगे, जब आपके एटीट्यूड में ये चेंज आएगा, जब आप ये सीख जाएंगे कि कैसे आपको जो है चीजों को लेना है। आगे चल के कोई और भी परिस्थिति चेंज हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, तब आपके दिमाग में ये चीजें रहे कि अब इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है। ठीक है, 11th प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रिंसिपल है। 11 प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, जो आपका फाइनल प्रिंसिपल है वो ये है, प्रिंसिपल ऑफ सैटिस्फैक्शन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज द सैटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम द farmer and his family members as a result of solving a problem, meeting a need, acquiring new skill or some other change in behavior. ठीक है, तो जरा ये है कि सेटिस्फैक्शन से क्या कह रहा है। सेटिस्फैक्शन से ये कह रहा है कि आपने जो इतना सारा ये जो अपने टीचिंग मेथड यूज किया, लोकल लीडर्स लाए, आपने उनके जो होता है कि मेंटालिटी को चेंज करा, तो इससे जो आपका एंड प्रोडक्ट है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपका जो लोकल लीडर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, व्हेन आई एम टीचिंग यू, माई एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, दैट यू पीपल आर सेटिस्फाइड बाय माई वे ऑफ टीचिंग। ओके, तो ये चीज जो होती है वो आप जो एंड प्रोडक्ट किसी भी एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में, उससे ये होता है कि जो आपके फार्मर्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई हो।
ठीक है, उसकी जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी उससे उतना ही इन्फ्लुएंस हुआ, उतना ही ज्यादा आप भरोसा दिखाए, ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज आया हुआ हो। ये जो प्रॉपर, जब आप किसी से सेटिस्फाई होते हैं ना, तभी उस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, यानी कि आपको उस काम में इंटरेस्ट आता है, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, अगर आपने दिन भर पढ़ाई की और आपने मॉक दिया, मॉक में आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हुए, देन यू आर सेटिस्फाइड, लाइक हाँ मतलब दिन भर काम किया, मॉक में अच्छे मार्क्स आए, ओके, तो दैट इज द सेटिस्फैक्शन। तो अल्टीमेट जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी एक्सटेंशन एक्टिविटी का, तो वो ये होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन जनरेट होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज द की सोर्स ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो आपका की सोर्स होता है एक्सटेंशन वर्क का। अ सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट। अगर आप ये देखिए, एक स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, जो एक कोई भी काम को करने की जिम्मेदारी रखता है। ठीक है, अब वो कैसे, अब मैं कैसे सेटिस्फाई होंगी, मैं सेटिस्फाई होंगी आप लोगों से, जब आप ये कहेंगे कि हाँ मैम मुझे ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह समझ में आए, तो मैं एक सेटिस्फाइड जो स्टेक होल्डर होता है वो बेस्ट एडवर्टीजमेंट होता है। मैं अच्छी तरह से इसको आगे लोगों को और अच्छी तरह से बता सकूंगी। जब मैं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझा सकूंगी, तो मैं आगे जब भी कोई टॉपिक समझाऊंगी तो मैं अपना यही मेथड यूज करूंगी। ठीक है, तो जो आपका सेटिस्फैक्शन होता है वो मेजर एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नाउ इज दिस कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, जितनी भी चीजें आपने समझी उसमें आप एक चीज समझिए कि आपका एक्सटेंशन इज लर्निंग बाय डूइंग। ओके, फार्मर कैसे खुद की मदद करना सीखेगा? ठीक है, जब वो अच्छा एक्सपीरियंस लेगा, जब आपने मुझसे पढ़ाई करी, जब आपको अच्छा लगा ये क्लास, ठीक है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आया, आपने नॉलेज गेन किया, एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। ठीक है, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है वो ये दिखाता है कि कितना परसेंट जो है आप याद रख पाते हैं, या कितना परसेंट आपको आगे के लिए स्टोर है। सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है कोई चीज में। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको उस काम को प्रेजेंट में ही नहीं करना है, उसको आगे भी याद रखना है। ठीक है, जो पढ़ाई आपने करी है, ऐसा नहीं कि आपने आगे चल के उसको ध्यान में नहीं रखना है, आपने उसको आगे चल के भी ध्यान में रखना है। तो वो चीज जो होता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, पहले तो किसने दिया था, तो जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो एडगर डेल ने पहले दिया था आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस, और उसको मॉडिफाई किया था शील ने इन 1989। ओके, तो एडगर डेल ने पहली बार आपको कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। इन्होंने ये बताया था कि किस किस तरीके बेस मेथड्स आपके एक्सटेंशन एजेंट्स यूज करते हैं, तो उससे जो आपके फार्मर्स है या लोकल पीपल है उनके अंदर चेंजेस किस प्रतिशत में आता है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, इसमें क्या दिया है, रीडिंग। अगर आप फार्मर को सिर्फ एक पब्लिकेशन या कोई आर्टिकल पकड़ा देते हैं, तो उससे फार्मर सिर्फ 10% सीख पाएगा। उसको 10% लगेगा कि हाँ मे भी शायद इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है, किताबें तो आपके पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं, किताबें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन क्या आप उससे बिल्कुल अच्छी तरह सीख पाते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है। तो 10% आप उससे सीख पाते हैं। हियरिंग, अगर कोई आपको वो पढ़ के सुना दे, ठीक है, आपको वो कंटेंट पढ़ के सुना दे, अगर वो फार्मर को कोई वो जो चीजें हैं उसको बोल के या कह के बता दे, तो 20% वो उसको याद रख पाता है, अगर वो चीज होते हुए देखे। ठीक है, अगर यहाँ मैं एक्सटेंशन बता रही हूँ आपको, अगर कोई एक्सटेंशन एक्टिविटी आप होते हुए देखेंगे तो आप उसको 30% याद रख पाएंगे। वो एक्सटेंशन एक्टिविटी आपको 30% याद रहेगी। देखेंगे और सुनेंगे नहीं, हियरिंग एंड सीइंग यू विल रिमेंबर 50%। एंड सेइंग, ओके, देखिए किसी भी चीज को आप कब बता पाते हैं, मैं आपको ये कब बता पा रही हूं, जब मैंने इस चीज को अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का। ठीक है, मैंने इस चीज को जो है अच्छी तरह देखा है, सुना है, पढ़ा है, तब मैं आपको पर्टिकुलर 70% में आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, जब आपकी वाइवा होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल जब आप देते हैं तो आपकी वाइवा कंडक्ट होती है ना, तो उसमें क्या, किस लिए वाइवा कंडक्ट होती है? कभी आपने सोचा कि वाइवा क्यों कंडक्ट करते हैं? तो वाइवा सिर्फ इसलिए कंडक्ट करते हैं कि आपने प्रैक्टिकल तो दे दिया, आपको पर्टिकुलर नॉलेज हुआ कि नहीं। जब आप अच्छी तरह से उसका आंसर देते ना, तो आपका जो एग्जामिनर होता है वो उसको ये लगता है कि हाँ 70% तो ये बच्चा समझ गया है। व्हेन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द थिंग्स प्रॉपरली, दैट मीन्स आपको वो चीज 70% याद है। एंड सेइंग एंड डूइंग, तो अगर आप वो काम कर भी सक रहे हैं, ठीक है, आपने वाइवा में अगर कोई आंसर दिया है और आपको प्रैक्टिकली वो काम करना पड़ जाए और आप उस काम को कर सके और लोगों को अच्छी तरह समझा सके, बता सके, तो ये जब आप करेंगे और बोलेंगे, करके और बोल के जो है वो आप 90%
चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे। इसीलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है, साइंस की जो फील्ड होती है, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पर इन्वॉल्व होती है। जब आप कोई भी करेंगे और बोलेंगे, तब आपको सही तरीके से आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, बॉडीली फंक्शन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब आप पूरी तरह से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप लंबे समय तक उसको सस्टेन कर पाते हैं। इसलिए 90% जो चीज़ें हैं आप करके और बोल के याद रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये आपका कोण है जो आप में इसमें दिखा रहा है कि सबसे कम परसेंट आपका रीडिंग के लिए है, ओके, सबसे कम परसेंट आपका किसके लिए, रीडिंग के लिए है। देन आपका हियरिंग के लिए कितना है, 20%, सीइंग के लिए 30%, 50% सी एंड हियर, 70% टू से एंड 90% टू से एंड डू, ओके। सो आई एंड दिस क्लास हियर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और इसी तरह आगे जितने भी अपकमिंग टॉपिक्स हैं आपको इतने ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छी तरीके से आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस